नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूं नीलम पांडे और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह, जहां राजनीति से जुड़े प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। पिछले सप्ताह की तरह इस बार भी हमें काफी सवाल मिले हैं, लेकिन एक सौम्या टुटेजा जी के प्रश्न के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी, जो नितिन गडकरी के बारे में है। वो जानना चाहती हैं कि उन्होंने ऐसा देखा है कि नितिन गडकरी की लोकप्रियता में गिरावट आई है। पहले E20 विवाद और फिर इस साल भरी भारी बारिश के बाद सड़कों की खस्ता हालत। विकास के पोस्टर बॉय से वो कहती हैं अब वो भ्रष्टाचार के पोस्टर बॉय दिखने लगे हैं। क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का एक बुलबुला है या जमीन पर भी कुछ चर्चाएं हैं? और इस खाली जगह से किसको फायदा होगा, बीजेपी को या किसी नेता या विपक्ष को? देखिए, जहाँ तक ये पहले इन्होंने सड़कों की खस्ता हालत की बात की, जनरली ज़्यादातर जो आप देख रहे हैं केसेज़, उसमें जो स्टेट के पीडब्ल्यूडी जो होते हैं मिनिस्ट्री, उनका काम होता है वो। हम्म। तो उसके लिए पॉटहोल्स की बात हो या महाराष्ट्र की बात हो या बेंगलुरु की बात हो, तो उसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट्स को आपको रिस्पॉन्सिबल मानना पड़ेगा। इसमें नितिन गडकरी यहाँ से बैठ के इस पे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हाँ, नेशनल हाईवेज़ में है, कुछ-कुछ हम्म। शिकायतें आ रही है, तो ये इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसमें कि नितिन गडकरी को आप ब्लेम करें उसके लिए। हम्म। मतलब ऑब्वियसली चीज़ें अच्छी हो सकती है, लेकिन इतनी बुरी हालत नहीं है कि इस पे उन पे उनके एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाए। दूसरा E20, हाँ, विवाद चल रहा है, 2 कारण से विवाद चल रहा है E20 को लेके। पहले की E20 का जो आपका जो करके अब 2025 के 2030 में E20 रोल आउट होना था, पर एथनॉल एथनॉल ब्लेंडिंग की जो बात होती है कि 20% पेट्रोल में रहेगा। जी। तो उसमें विवाद हो रहे हैं, उसमें कई इश्यूज़ हैं। जैसे है कि E20 आप दे रहे हैं, पहले आपने 5 साल पहले इतना जल्दी रोल आउट क्यों कर दिया? और दूसरी जो अब गाड़ियाँ जो आ रही है, क्या उसके लिए सूटेबल है? तो अब है कि E20 के लिए जो जिस तरह की गाड़ियाँ होनी चाहिए, 2023 के बाद की गाड़ियों में जो है सो उस तरह का है। लेकिन उसके पहले की गाड़ियों में बहुत लोगों को एप्रीहेंशन्स हैं कि इससे इंजन पे असर पड़ेगा, माइलेज कम हो जाएगा। गवर्नमेंट का भी एक्सप्लेनेशन रहा है, क्लैरिफिकेशन कि नहीं, इतना नहीं, हम्म। बहुत ही स्लाइटली फ़र्क पड़ेगा। लेकिन उससे ज़्यादा E20 पे ये आ गया है कि नितिन गडकरी के बच्चे जो हैं, मतलब बेटे हैं, उनकी हम्म। कंपनी है जो कि एथनॉल ब्लेंडिंग करती है, तो इन्होंने जो भ्रष्टाचार की बात की, उस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा। उससे जुड़ा है। हम्म। हाँ, क्योंकि उसी की चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे। तो पहली बात वो जो कह रहे हैं कि ये, हाँ, मैं इसे सोशल मीडिया बबल मानता हूँ, ग्राउंड तक उस तरह का तो दिख नहीं रहा है, इस तरह का एलिगेशन। दूसरा, जहाँ एलिगेशन की बात है, देखिए अब नितिन गडकरी की मिनिस्ट्री से तो चलता नहीं, हाँ। अब कम से कम 10 साल से मैं नितिन गडकरी से, जब भी, मतलब मुझे याद है लास्ट टाइम भी मैं 16-17 में जब हिंदुस्तान टाइम्स में ही था, तब भी उन्होंने एथनॉल ब्रांडिंग का वो लगातार उसके लिए बोलते रहे हैं हम्म। कि इससे क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो उस समय तो उनके बेटे ने कंपनी उस तरह का टेक ओवर भी नहीं किया था। तो अब है कि हाँ, अब इनके बेटे, जो कांग्रेस का आरोप है कि इनकी बेटे की कंपनी का शेयर प्राइस जो है सो करीब 2100 गुना से ज़्यादा हो गया 1 साल में। तो है, प्रॉफ़िट काफ़ी कंपनी को हुई, लेकिन जब एथनॉल ब्लेंडिंग अप होती है, नितिन गडकरी जब एक्सप्लेन करते हैं कि जो एथनॉल का जो प्रोडक्शन इसमें है, अब जब खरीदते हैं उसमें टेंडरिंग प्रोसेस होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं उसमें, एक उनके बेटे की भी कंपनी है। हम्म। चूँकि ये एथनॉल ब्लेंडिंग के फ़ेवर में रहे हैं इतने सालों से, और उनके बेटे की कंपनी है जो उस कंपनी में करके ये कर रहे हैं इतना कुछ, तो इससे डायरेक्ट कोई करप्शन का लिंक नहीं होता ना। क्योंकि अब सपोज़ मैं डॉक्टर हूँ, हम्म। और सब मुझे आप कह दीजिए कि मैं, हो सकता है किसी स्टेट का मैं हेल्थ सेक्रेटरी हूँ, और मेरे बेटे ने कोई अगर हॉस्पिटल खोल लिया, क्लिनिक खोल लिया, तो फिर आप कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हम्म। आप एथिकल क्वेश्चन उठा सकते हैं कि अभी, लेकिन ये कहना कि हमारे बच्चे उस तरह की कंपनी खोले ही नहीं क्योंकि मैं हम्म। किसी सेक्टर में हूँ, या तो डायरेक्ट अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, डायरेक्ट अगर आपने बेनिफिट पहुंचाया हो, तब दूसरी बात है। यहाँ डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने का कहीं कुछ नहीं आ रहा। गडकरी जी की मिनिस्ट्री के अंदर ही आता नहीं एथनॉल ब्लेंडिंग का जो रोल आउट हो रहा है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री करती है। तो अब विपक्ष का आरोप है कि चूंकि आप डिसीजन मेकर्स में से हैं, अब ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, गडकरी जी इस सरकार में कितने बड़े डिसीजन मेकर हैं? मतलब टेक्निकली मिनिस्टर्स होते हैं और डिसीजन मेकिंग उनका रोल होता है। हम्म। लेकिन अभी जहाँ तक उनको जानते हैं, अब कि जो इंटरनली आपको उनके विभाग से पता चलेगा कि बहुत सारा सेंट्रलाइज़्ड हो गया। ज़्यादातर जो है सो ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, और जानते हैं वो कहाँ से, मतलब पीएमओ से डायरेक्शन लेते हैं और उस तरह से चलाते रहते हैं सब कुछ को। तो ये कहना है कि नितिन गडकरी जी ने एक पॉलिसी एनफोर्स कर दी अपने
बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, जो कि इनकी जो स्थिति है इस सरकार में उसको देखते हुए कि वो पॉलिसी डिक्टेट नहीं करते। हाँ, इंटरेस्टिंग कि नितिन गडकरी का है कि जब भी कुछ इंटरेस्ट कोई क्रूशल टाइम आता है उनके पॉलिटिकल करियर में, तो इस तरह के मुद्दे शुरू हो जाते हैं। आप याद कीजिए 2013 में जब ये बीजेपी प्रेसिडेंट थे हम्म और इनका दूसरे टर्म के लिए जो है सो बात हो रही थी कि दूसरा टर्म लेना है, अचानक इनकम टैक्स का रेड हो गया इनके कंपनी पूर्ति ग्रुप पे, और फिर पार्टी के अंदर से ही होने लगा कि नहीं नहीं, मतलब पार्टी की छवि खराब हो जाएगी, और हमने करप्शन के खिलाफ कैंपेन शुरू किया है कांग्रेस के खिलाफ, मतलब यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ, इसमें कैसे इन पे करप्शन का आरोप लग रहा है। अब पार्टी के अंदर से हम लोग उस समय पता था, हमको हमको फीडबैक बीजेपी के अंदर से मिलता था, नहीं नहीं ये तो बहुत गलत हो गया, अरे एक इनकम टैक्स रेड हुआ है बाय द वे। अब यूपीए गवर्नमेंट का भी देखिए, उस समय इनकम टैक्स रेड होता है बीजेपी प्रेसिडेंट के से एसोसिएटेड कंपनी में जब उनके सेकंड टर्म की बात होने लगती है। तो अभी जो लोग कहते हैं ना कभी ऐसे रेड हो गया वैसे टाइमिंग देख लीजिए, तो अभी केवल इसी सरकार का नहीं है, सारी सरकारों में ऐसे ही होता था। तो उस समय नितिन गडकरी को रिजाइन करना पड़ा, ही हैड टू स्टेप डाउन, क्योंकि अभी इनकम टैक्स रेट को इतना बड़ा मुद्दा बना लिया। अच्छा, एक बार फिर अगर उनके बाद हट गए वो बीजेपी प्रेसिडेंटशिप से, तो उसके 3-4-5 महीना बाद गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं नहीं, इसमें नितिन गडकरी का कोई अपना कोई रोल नहीं है, कोई नाम नहीं था इसमें। लेकिन तब तक तो जो उनका होना देर था हो डैमेज चुकी हो थी। चुका था। फिर आप आए 2024, हाँ तो 2023 में फिर अब देखें कि एक बार फिर से एक मुद्दा इनका आ गया था, सीएजी, जो कि सीएजी की रिपोर्ट्स जो हैं, आपने कम से कम 10-11 साल में देखा होगा कि हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि सीएजी भी है, काम भी कर रही है क्या, बस रिपोर्ट्स आते रहते हैं। एक समय था जब सीएजी की हर एक रिपोर्ट पे कंट्रोवर्सी, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट कभी इस सरकार को, कभी उस सरकार को, इस मिनिस्ट्री पे, इतना उनका स्ट्रांग आया करता था उनके रिपोर्ट्स कि बहुत पब्लिक डिबेट में रहते थे। लास्ट 11 साल में सीएजी से अब कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। मतलब जिस तरह की रिपोर्ट होती है, कोई कंट्रोवर्सी कभी नहीं होती, क्योंकि कभी सीएजी को इतना बड़ा कोई कभी मुद्दा शायद मिल ही नहीं रहा है आजकल कि कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा हो। लेकिन अचानक फिर अब 2023 में देखिए, मेरे ख्याल से अगस्त 2023 की बात है, अचानक सीएजी रिपोर्ट एक टेबल होती है पार्लियामेंट में, और उसमें नितिन गडकरी के मिनिस्ट्री पे अटैक होता है। द्वारका मतलब एक्सप्रेस वे। द्वारका एक्सप्रेस वे में था कि बहुत ही इन्फ्लेटेड कॉस्ट लगा उसको बनाने में। जब कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो कॉस्ट कैलकुलेट किया तो उसे कई गुना ज़्यादा लग गया। अब हम सब सरप्राइज थे कि अरे सीएजी अचानक जग गई, वो भी नितिन गडकरी के पीछे। ये वो समय था जिस समय काफ़ी चर्चाएं चल रही थी राजनीतिक गलियारों में कि शायद नितिन गडकरी 2024 में अगर पूरी मेजोरिटी नहीं आई तो क्या नितिन गडकरी कोई स्कोप बनता है क्या। खैर एनीवे, तो वो एक टाइमिंग ऐसी थी। सीएजी की रिपोर्ट आई, बाद में नितिन गडकरी एक्सप्लेन करते रह गए, भाई सीएजी ने जो डिस्क्रिपेंसीज कहे थे उसके ये एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हमारे अधिकारियों ने पता नहीं टाइम पे सीएजी को बताया ही नहीं। तो उनकी मिनिस्ट्री के लोगों ने ही सीएजी ने जो जो पॉइंट किए थे उसका क्लैरिफिकेशन दिया ही नहीं था टाइम पे, बाद में दिया। बाद में ऐसा कुछ निकला नहीं, बात खत्म हो गई। लेकिन फिर वो टाइमिंग, उस चक्कर में नितिन गडकरी फिर फंस गया। फिर अभी देखिए फिर हो रहा है कि बीजेपी प्रेसिडेंट की बात हो रही है, फिर उनका नाम चल रहा है, फिर अचानक से शुरू हो गया इनके इतना बेटों की कंपनी के बारे में। तो उनके करियर में जब भी कुछ पॉलिटिकली इंटरेस्टिंग होना शुरू होता है ना, तो कुछ ना कुछ जो है सो आ ही जाता है मुद्दा, जिधर से भी आए। और तो इसलिए जब वो कहते हैं ना कि लगता है कि लोग पीछे पड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि शायद उनका भी जो है सही है। मतलब कुछ है, टाइमिंग को देख के लगता है कुछ है उनके साथ। हमारी और व्यूअर जहां तक जी। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, देखिए ये तो हम्म अगर कुछ होता है डिसीजन सरकार लेती है। अब ये तो नहीं है कि अब कैबिनेट में कोई डिसीजन हुआ, वो नितिन गडकरी डिक्टेट करते हैं डिसीजन को मोदी गवर्नमेंट में। हम्म जो भी डिसीजन लिए जाते हैं टॉप पे पता है आपको इस सरकार में कैसे डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये कहना कि गडकरी की कंपनी को फायदा इसलिए हो रहा है, फायदा हो रहा है बिकॉज गडकरी एथनिक ब्लेंडिंग के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं। अब बोलने के लिए ठीक है, राजनीतिक अपना एक ले सकते हैं, छिटाकसी कर सकते हैं आप। हम्म लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क उन पे तब बनता है जब आपको कोई इलीगैलिटी इन्वॉल्व हो, उसमें कुछ गैर कानूनी हो, कहीं पे कुछ डायरेक्ट सपोर्ट किया गया हो उस कंपनी को, तब आप कह सकते हैं। ऐसा अभी तक कुछ आया नहीं है निकल के, तो अभी तक फिर वही सोशल मीडिया बबल ही है। डॉक्टर जलेबी जो हमारी एक व्यूअर है वो जानना चाहते हैं, पहले वो खुद ये कहती हैं कि जब मेरे दादाजी मेरी उम्र के थे तब भी महंगाई, बेरोजगारी, जातिवाद ऐसे मुद्दे राजनीति के केंद्र में थे,
और जैसी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें ये लगता है कि मेरे भविष्य के पोते-पोतियाँ के समय भी यही मुद्दे राजनीति पर हावी रहेंगे। आपको क्या लगता है हमारे समाज और राजनीति नए विचारों की तरफ क्यों नहीं बढ़ी बढ़ी है और आगे हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये 2-3 तरह की चीज़ें हैं। पहली बात, ये जो मुद्दे हैं, वो सबके डे टू डे लाइफ़ से रिलेटेड है। हुँ, तो अब ये कह सकते हैं कि 47 में आज़ाद हुआ भारत और इसके बाद से ये सब खत्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन इतना लार्ज कंट्री है और गुलामी के इतने सालों बाद जाके निकले, हुँ, उसको धीरे-धीरे रिबिल्ड करने में टाइम लगता है, वो पहली बात है। हाँ, थोड़ा पेस ज़्यादा फास्टर हो सकता था, जो नहीं हुआ, उसके लिए अब राजनेताओं को आप ब्लेम कर लें। लेकिन पॉइंट है कि इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतना पुअर कंट्री था कभी, हुँ। मतलब राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिस जिस जहाँ से हमने शुरू किया, टाइम तो लगता है चेंज होने में। दूसरी बात, जैसे बेरोज़गारी और को देख लें, महँगाई को देख लें, ये सब केवल इंडिया में ही मुद्दे नहीं होते। हुँ, अभी आपके यूएस में भी वही सारे मुद्दे चलते हैं, यूरोप में वही सारे मुद्दे चलते हैं, बिकॉज़ ये सब डे टू डे लोगों के कंसर्न्स हैं, जो हमेशा मुद्दे रहेंगे। तीसरी बात कि ऐसा नहीं है कि हम वहीं अटके हुए हैं। हाँ, कहीं अब चूँकि बिहार चुनाव चल रहा है, तो फिर से जाति-जाति की बात चल रही है। लेकिन देखिए, चेंज हो रहा है डिबेट। अब जैसे आपको, हमारे यहाँ पहले से फॉरेन पॉलिसी नहीं आता था डिबेट में। हुँ, अभी फॉरेन पॉलिसी पे लोग डिबेट कर रहे हैं हमारे, मतलब वो भी एक चुनाव का मुद्दा हो जाता है। इकोनॉमिक पॉलिसी जो कभी चर्चा में नहीं होती थी एक समय में, हुँ, अभी इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब चर्चा में आ जाती है। अभी आप देखेंगे कि आपका पब्लिक डिस्कोर्स देख लें, अभी क्या है कि अरे भाई, गूगल ने जो है सो एक एआई हब के लिए वहाँ पे डेटा सेंटर के लिए इन्वेस्ट किया इतने बिलियन डॉलर्स का आंध्रा में। उस पे आपको पूरा डिबेट चल रहा है। हुँ, बिहार की बात कर रहे थे, प्रशांत किशोर ने एक नया डिबेट शुरू कर दिया है, मतलब माइग्रेशन से लेके इसको एजुकेशन से लेके सबको। तो चेंज हो रहा है। दिल्ली में भी देखें, एजुकेशन को लेके चला, केजरीवाल का चला नहीं चला, लोगों ने विश्वास हुँ। किया नहीं किया, लेकिन एजुकेशन हेल्थ को लेके एक नई तरह का सिस्टम लाने का, वो भी एक चर्चा में रहा सारा कुछ। तो हाँ, ये सच है कि एक तरफ हम फ्रीबीज़ दिए जा रहे हैं और अभी भी वही रोटी की बात करें तो फ्री फूड ग्रेन्स की बात चल रही है। कपड़े में अभी आपने देखा कि यूनिफ़ॉर्म्स के लिए बिहार में जो है तो उनको एक अलाउंस दिया जा रहा है। वो मुद्दे हैं, लेकिन वही मुद्दे सेंट्रल नहीं रहे हैं अभी, चेंज हो रहे हैं। हुँ। कास्टिज़्म की बात करते हैं, येस है, लेकिन वो भी उस लेवल का नहीं है जो कि कुछ दशक पहले तक था। तो चेंज होगा, इतनी बड़ी कंट्री है, धीरे-धीरे पेस थोड़ा स्लो है, लेकिन चेंज होता चला जाएगा, इसमें इतनी पेसिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास काफ़ी हुँ, प्रश्न प्रशांत किशोर से हुँ, जुड़े हैं। मैं काफ़ी सारे प्रश्नों को एक साथ लेना चाहूँगी। संकल्प हैं, दिव्यांश गुप्ता हैं, वो ये लोग जानना चाहते हैं, मैं संकल्प के प्रश्न से स्टार्ट करती हूँ। वो कहते हैं, जन स्वराज प्रमुख ने नीतीश और लालू यादव के बेटे पर तीखे हमले किए हैं। ये हमले इतने तीखे हैं कि चुनाव के बाद कोई मेल-मिलाप और उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचा सकता है। पीके के लिए यह और भी गंभीर है क्योंकि केजरीवाल के उलट पीके ने हर पार्टी के मुख्यालय में काम किया है। वो कहते हैं, गणित कहता है कि बिहार में एक ऐसा समूह है जो ना एनडीए चाहता है और ना इंडिया गठबंधन। लेकिन इतिहास बताता है कि ज्यादातर बदलाव की कोशिशें बाद में बड़ी पार्टियों में मिल जाती हैं। और वहीं दिव्यांश जानना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे ऐसा कहा जा रहा है, जबकि सी वोटर के अनुसार वह तेजस्वी के बाद सीएम पद के लिए सबसे लोकप्रिय थे। इससे जनसुराज के प्रदर्शन पर क्या असर पड़ेगा और पार्टी के 2030 के चुनाव तक प्रासंगिक बने रहने के लिए न्यूनतम क्या हासिल करना होगा? देखिए, पहली बात कि प्रशांत किशोर आगे क्या करेंगे, हम्म, डिपेंड करता है उनके पास क्या आता है, मतलब किस तरह का उनको मैंडेट मिलता है। संकल्प ही मेरे ख्याल से पिछले एपिसोड में इन्होंने ही पॉइंट आउट किया था कि इतने परसेंट लोग वोट नहीं करते, जो किसी को हम्म, वोट नहीं देना चाहते दोनों में से। सही बात कह रहे थे वो। अब वो सारे के सारे पीके के पास आप आएँगे क्या? वो संकल्प अपने कमेंट में कह रहे थे, मैं क्वेश्चन जी, इसका कमेंट में पढ़ रहा था कि वो जी, सारे लोग आएँगे क्या? हम्म, वो देख लेते हैं कितना मास उनका कितना मिलता है। दूसरी बात, पीके में मैं थोड़ा ज़्यादा मैं विश्वास इसलिए करता हूँ कि देखिए, बाकी जनरल राजनेताओं की तरह से राजनीति ही इनका जीवन यापन का बेस नहीं है। मतलब पोल कंसल्टेंट रहे हैं, उनको पैसे के लिए, केवल राजनीति में पैसे के लिए रहने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर अगर वो उनपे मोटिवेशन रहा, वो कहते हैं कि वो लंबे समय तक है, वो कि 10 साल उन्होंने दिए हैं, साढ़े 3 साल हुए हैं, साढ़े 7 साल और रहेंगे। मतलब 2030 तक वो कह रहे हैं मैं बिहार में ही रहूँगा। तो वो
तैयार हैं कि अगर इस बार ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला फिर भी मैं बिहार में ही डटा रहूँगा। अब देखते हैं वो क्या करते हैं उस समय। रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है कितना मोटिवेटिंग है, कितना डिमोटिवेटिंग है उनके लिए, वो क्या करेंगे। लेकिन वो जो बातें कह रहे हैं उसमें लगता है कि शायद वो रुकें। मतलब ऐसा नहीं कि इस चुनाव के बाद से वो उनका पॉलिटिकल जो अपना एक टारगेट है वो इस चुनाव के रिज़ल्ट से भाई खत्म हो जाएगा। 30 तक कह रहे हैं रहेंगे, अगर रहेंगे तो फिर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। दूसरी बात चुनाव उनके नहीं लड़ने के बाद, हम्म। उन्होंने अनाउंस किया चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब पार्टी अगर है जो अफीन स्टोरी की उनके लोगों से बात करके कि भई अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो सिमट जाते, तो एक ही स्टार कैंपेनर है हम्म। जनसुराज को है प्रशांत किशोर। अब पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अगर सपोज़ तेजस्वी यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लड़ लेते, हम्म। तो आप उसमें सिमट जाते। तो फिर बाकी जगह आपकी पार्टी के परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, जो पार्टी का अपना डिसीजन है। देखिए मेरी पर्सनल राय अलग है। मेरी पर्सनल राय है कि अगर आप एक अल्टरनेटिव बन के आना चाहते हैं, हम्म। तो जैसे केजरीवाल ने किया था। अरविंद केजरीवाल जाके भिड़ गए सीधे शीला दीक्षित से। उसके बाद जाके प्रधानमंत्री वाराणसी। मोदी के खिलाफ जाके वो करने लगे बिकॉज़ उनको प्रोजेक्ट करना था दिल्ली में भी और नेशनली भी कि मैं अल्टरनेटिव हूँ। एक वो तरीका था अपने आप को प्रोजेक्ट करने का। क्योंकि जब तक अपने आप को फ्रंट में नहीं लाओगे, अभी लोगों में क्या एक चला जाए कि अरे पीके मतलब सीएम कैंडिडेट तो है भी नहीं, चुनाव लड़ भी नहीं रहे, तो उसका थोड़ा-सा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर हमसे बेटर पॉलिटिक्स समझते हैं। पोल से कई पार्टियों को जिताया है, तो शायद उनकी उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी, उनका अलग फीडबैक होगा। तो मेरी पर्सनल राय पार्ट अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है, तो आई एम श्योर कि उनके सर्वे रिजल्ट्स कुछ कह रहे होंगे कि उनको ऐसे ज़रूरत है करने की। अब देखिए नीतीश कुमार से तो लड़ नहीं सकते, नीतीश कुमार लेजिस्लेटिव काउंसिल से हैं, तो वो चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं। हम्म। अब दूसरा ये भी कि आप केवल तेजस्वी के खिलाफ जाके खड़े हो जाए, फिर क्या कहेंगे जो अपोजिशन की ब्लॉक है, वो पहले से कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी से मिला हुआ है और बी हमारा जो टीम। बी टीम है बीजेपी की। आप कहेंगे देखो उधर नहीं हमारे ही खिलाफ तेजस्वी के खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो एक वो भी नैरेटिव का हिस्सा हो जाएगा। तो बहुत सारे कंसिडरेशन होंगे प्रशांत किशोर के इस डिसीजन के कि हम नहीं लड़ रहे हैं वहां से। जी। और तीसरी बात क्या थी इनकी वो ये जानना चाहते थे 2030 तक कैसे पार्टी। 30 तक, हाँ, कि वो हाँ। किस तरह का रिजल्ट आए। रिजल्ट में देखिए अर्श या फर्श वो कह रहे हैं, या तो पूरे 125 के ऊपर लेंगे वो, या फिर कुछ नहीं आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से उनके लिए जो होगा, जो सस्टेन करेगा इनके प्रो मूवमेंट को, अगर ये किंग मेकर के रोल में आ जाते हैं। देखिए दोनों तरफ बहुत सारी पार्टियां हैं हम्म। और उसमें एक ऐसा कोई आइडियोलॉजिकल कोहेशन भी नहीं है उन पार्टियों में। मतलब अपोजिशन में तो है, लेकिन एनडीए में फिर उस तरह का नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि जेडीयू और उसको आइडियोलॉजिकल कोहेशन छोड़िए, बाकी पॉलिटिकल भी जो है, आप देख रहे हैं चिराग पासवान नीतीश कुमार में ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो रिजल्ट कितना अनप्रेडिक्टेबल होगा, कितना क्लियर वर्डिक्ट आएगा, कौन किधर जाएगा उसमें बहुत मुश्किल है। उसमें अगर ये किसी तरह से प्रशांत किशोर किंग मेकर के रोल में आ जाए, सपोज 15 एमएलए आ गया, हम्म। 20 एमएलए आ गया, हालांकि प्रशांत किशोर उसको नहीं मानते कि नहीं या तो एकदम ही नहीं कुछ नहीं आएगा या एकदम ही स्वीप कर हम्म। जाऊंगा मैं। लेकिन मेरी रह अगर 15-20 एमएलए भी किंग मेकर के रोल में आ गए, जिसमें कि ये अपनी पॉलिसी कंबाइन जो भी हो, मतलब इधर वाला हो या उधर वाला हो, ये इस पोजीशन में है कि ये जो चाहते हैं बिहार के लिए करना, अगर ये गवर्नमेंट को फोर्स कर सके से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के हम्म। कि ये आपको करना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट करेगी उसमें प्रशांत किशोर का स्टैंप रहेगा। एक तरह से इनडायरेक्टली सरकार की पॉलिसी को डिक्टेट करना। अगर उस स्थिति में ये पहुंच गए और फिर दिखा पाए अगले 5 साल में कि जिस सरकार को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं या हिस्सा है, उसमें हमने ये चेंजेस करवाए हैं, तो वो उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। लेकिन ये मेरी राय है, प्रशांत किशोर तो अर्श या फर्श की बात कर रहे हैं, तो फिर हमारे एक व्यूअर हैं हैनिबल नाम से, वो जानना चाहते, वो कहते हैं कि वोट चोरी का जो नैरेटिव था वो एक पूरी तरह से ठंडा हो गया है। 1 महीने पहले यह सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन अब कांग्रेस प्रवक्ता भी बहसों में इसे बस 1-2 बार ही उठाते हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने इसे गलत तरीके से संभाला और वोट यात्रा और हाइड्रोजन बम के बीच का अंतराल इतना लंबा हो गया कि जनता की रुचि ही इसमें खत्म हो गई? देखिए जनता की रुचि पहले भी डाउटफुल थी। मतलब हम्म। हम इस 2-3 एपिसोड पहले हम और इस आपने पे पहले भी ये कहा था कह चुके एसआईआर के थे, मुद्दे पे। बिकॉज़ सौरभ राय बर्मन हमारे बिहार गए थे इसी को देखने के लिए। ग्राउंड पे जनता एक्चुअली बोर हो चुकी थी। मतलब क्या कर रहे हो? हमारे इतने मुद्दे हैं,
असली मुद्दे हमारे बहुत है बात करने के लिए। आप किन मुद्दों की बात कर रहे हो? हम्म, क्योंकि ग्राउंड पे ऐसा कुछ दिखा नहीं कि सिस्टमेटिकली उनको जो है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाए और निकाला जाए, जो अपोजिशन का आरोप था। राहुल गांधी भी वोट अधिकार यात्रा पे निकले, लेकिन फिर मेरे ख्याल से इनको भी हमारा अपना जो फील्ड से जो मिला पॉलिटिकल पार्टीज का तो ज्यादा होता है, ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड होता है, वो उनको भी ग्राउंड से मिला होगा हम्म, कि भाई रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं लोग। आप जैसे आप वोट चोरी दिखाना आप चाह रहे हैं, वो ग्राउंड पे लोगों में उतना इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में, बिकॉज उनको ग्राउंड में उस तरह का नहीं दिख रहा है। जी, तो ये पहले भी नहीं था, अब है कि पार्टी ने रियलाइज कर लिया है, अपोजिशन ने भी, कि इससे बहुत ज्यादा उनका इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स अच्छा नहीं हो जाएगा, इसलिए जी। शायद वो उसको धीमे चले गए इस उसको लेकर। हमारी व्यूअर जलेबी का एक दूसरा प्रश्न भी है। वो ये कहती हैं कि इस हफ्ते हमारे देश के सबसे विवादास्पद मुद्दे पर गुस्सा देखने को मिला, और वो कफ सिरप वाला मुद्दा नहीं था, बल्कि दीपिका पादुकोण को देश की मानसिक स्वास्थ्य ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर था। बीजेपी अक्सर पहले विरोधी रहे लोगों को जगह देती है, वो ये कहती हैं, कभी-कभी अपने ही समर्थकों को ट्रोल करके। क्या यह कहना सही होगा कि बीजेपी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता अब सिर्फ अपने कोर समर्थकों के लिए एक ड्रामा बनकर रह गई है? राज्य में सत्ता पाने के लिए अजीत पवार से गठबंधन हो सकता है, लेकिन दीपिका को नियुक्त करना आपको क्या लगता है, एक जानबूझकर किया गया कदम लगता है या सिर्फ अपने ही समर्थकों को भड़काने के लिए? देखिए, मेरी इसमें पर्सनल राय है कि अच्छा किया है दीपिका पादुकोण का, ये बढ़िया मूव है, बिकॉज दीपिका पादुकोण अब एक मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू हमारे कंट्री में है, हम्म, और ये सच है कि लोग बोलना नहीं चाहते इसके बारे में। फैमिली को ऐसे दिखाया जाता है, फैमिली में एक मेंटल हेल्थ इशू है तो पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं चले लोगों को। हम्म, इसमें दीपिका पादुकोण एक स्टार हैं, और ये पब्लिकली कई इंटरव्यूज में इनके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से क्या इशू हो रहे थे और कैसे इन्होंने उसको ठीक किया, इस पे पब्लिकली बोलते हैं, अवेयरनेस जगाते हैं। अब इनका जैसे कह रहे हैं कि ये डिप्रेशन में चले जाते थे, कभी कोई हम्म, सुसाइड का भी मन करता था, कैसे इनकी मदर ने इनको हेल्प किया, क्या-क्या किया इन्होंने अपने उसको ओवरकम करने के लिए। तो जो कोई स्टार अपने मेंटल हेल्थ इश्यू को इतना पब्लिकली और ओपनली जिसको डिस्कस कर रहा हो, तो उसको अगर मिनिस्टर यहाँ हेल्थ मिनिस्ट्री ने ब्रांड एम्बेसडर इसका बनाया है, तो उसमें मेरे ख्याल कोई गलत नहीं है। हम्म, क्योंकि दीपिका पादुकोण इसमें पब्लिक अवेयरनेस जगाने में काफ़ी दिनों से लगे हुए थे। हाँ, जहाँ तक बीजेपी का, अगर बीजेपी ने क्यों किया? देखिए, इसका एक दीपिका पादुकोण एंटी बीजेपी हैं, मुझे पता नहीं, क्योंकि उनका इमेज बना था जब जेएनयू में चल रहा था, जेएनयू पे जब अटैक हुआ था, कुछ 300-400 घुस गए थे बाहर से गुंडे, और वहाँ बच्चों को हम्म, मारा था काफ़ी, स्टूडेंट्स को जाके, तो वहाँ प्रोटेस्ट जो चल रहा था, दीपिका पादुकोण की रिलीज़ होने वाली थी मूवी छपाक, जी, उसमें जाके करीब 15 मिनट वो स्टूडेंट्स के साथ खड़ी हो गई। कुछ बोला नहीं उन्होंने। तो लोगों को लगा कि अच्छा, कि ये एंटी बीजेपी मूव होगा, मतलब ये इंप्रेशन गया होगा कि ये उनके साथ खड़ी हो गई, उन हम्म, स्टूडेंट्स के साथ। बट उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। और ये भी मत भूलिए कि वो मूवी के रिलीज होने के ठीक पहले वहाँ गई। तो मूवी की पब्लिसिटी में भी वो काम आ सकता था। मैंने अभी तक ऐसा दीपिका पादुकोण का एक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है हम्म, जिससे वो लगे कि किसी पार्टी के खिलाफ है वो। और जहाँ तक उनके ब्रांड एम्बेसडर की बात है, अब जब कोई स्टार, जैसा मैंने कहा, इतना ओपनली बात करता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, और हेल्थ मिनिस्टर ने जो भी किया ठीक ठीक किया है उसको। राहुल चौधरी जानना चाहते हैं, सीट बंटवारे से ही जुड़ा है, लेकिन वो ये भी बोलते हैं पिछले साल महाराष्ट्र में उन्होंने ये देखा और इस साल बिहार। उम्मीदवारों के नाम नामांकन के आखिरी दिन तक भी सामने नहीं आ पा रहे हैं। क्या ये देरी जानबूझकर की जाती है, जैसा आपने भी कहा, जो नाराज लोग हों वो निर्दलीय चुनाव ना लड़े, या फिर वाकई में सीटों का बंटवारा पार्टियों के लिए एक मुश्किल काम बनता जा रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में भी अगर ये चाहते, तो ऐसा कोई सीटों के बंटवारे बहुत ज़्यादा कोई मुश्किलें नहीं आने हम्म, वाली थी, क्योंकि एक, अब बीजेपी की तरफ से अगर देखें तो शिंदे भी साथ में ही थे, हम्म, मतलब ऑलरेडी वो अलायंस में काम कर रहे थे सब, तो पहले से हो सकता था। तो इतना डिले इसलिए नहीं हुआ कि पार्टी में इतना फाइट चला। बिहार में तो फिर भी काफ़ी हुआ, मतलब जेडीयू बीजेपी में सीट्स को लेके, और हम्म, कांग्रेस आरजेडी में लास्ट लास्ट तक। बट महाराष्ट्र में उस तरह का नहीं दिख रहा था। एकदम लास्ट में जो अनाउंस करते हैं, ये आपको, ये जो मैंने पिछले क्वेश्चन में जो जी, कह रहा था, ये शो कर रहा है आपको कि पार्टीज को लगता नहीं कि उम्मीदवार इतना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। उनको लगता है पार्टी अपने अपना फेस है मेरा। अपने कहीं दम राहुल पर खड़े गांधी हैं। के लिए, कहीं तेजस्वी यादव के लिए, कहीं नरेंद्र मोदी के लिए, उनके लिए वोटिंग होती है।
या हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी के लिए होती है, या फिर जो फ्रीबीज देते हैं उसके लिए होती है, या जो आप जो प्रॉमिस करते हैं उसके लिए होती है। हम्म, इनको लगता है कि उम्मीदवार इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि उम्मीदवार को एकदम टाइम नहीं देना है इलेक्शन जाके और तैयारी करने के लिए, लोगों के बीच में अपना चेहरा दिखाने के लिए, ये वही शो करता है। एक आखिरी प्रश्न, लेकिन दो लोगों ने ये प्रश्न पूछा है तो मैं साथ में पूछना हुँ। चाहूंगी, अनुभव और आदित्य। अनुभव जानना चाहते हैं, क्या ये पहली बार है कि ना एनडीए ना इंडिया ब्लॉक कोई भी बड़ी रैली देखने को नहीं मिल रही है? क्या इस बार बिहार चुनाव अभियान में राजनीतिक जोश नहीं दिख रहा है? और दूसरा, आदित्य जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्या ये उनकी उम्र की वजह से है, या उन्हें डर है हार का, या बीजेपी को खुद का मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिल सके? दूसरा सेकंड क्वेश्चन पे पहले मैं आऊँगा। नीतीश जी। कुमार अभी से नहीं, विधानसभा चुनाव वो 85 के बाद लड़े ही नहीं। हम्म, उसके बाद वो एमपी के चुनाव लड़े, विधानसभा लास्ट उनका 85 में था। उसके बाद से वो विधान परिषद में आते रहे हैं वो। हम्म, तो ये नहीं है कि वो लोकप्रिय नहीं है, वो हार जाएँगे। वो तो वैसे भी नीतीश कुमार एक इतने बड़े ब्रांड हैं, जीत तो जहाँ से भी जाएँ वो जीत जाएँगे वो। मतलब मैं प्रेडिक्ट नहीं करूँगा, बट या उन वो जो स्टैचर है उनका। जस्ट दैट उनको लगता है कि आप पार्टी के फेस हो, आपको चारों पूरे देश में, पूरे स्टेट में जाके करना है, तो आप क्यों करो आप? हम्म, तो कारण वो है। दूसरा जो पहला क्वेश्चन, जोश नहीं दिख रहा है जो। जोश देखिए, शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है इसकी, शायद कुछ ज़्यादा लंबा ही जोश दिख रहा है, बिकॉज़ प्रशांत किशोर देखें, तो प्रशांत किशोर चलिए 3 साढ़े 3 साल से तो लगे हुए हैं। लेकिन पिछले 6 महीने में आप नेशनली भी देखिए और स्टेट में देखिए, उन्होंने पूरा एक हेडलाइंस जो है डेली आपको उनका मिलता रहेगा। हम्म, कांग्रेस की तरफ से देखिए, आपका वोट अधिकार यात्रा, राहुल गांधी का चुनाव के अनाउंसमेंट के बहुत पहले उनका यात्रा शुरू हो गया था। उसके बाद तेजस्वी यादव यात्रा पे चले गए। प्रधानमंत्री कम से कम 5 वहाँ रैलीज़ एड्रेस हम्म, कर चुके हैं। तो ये कहना कि पार्टीज़ में जोश नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा कहना इसको, क्योंकि कोशिश सब कर रहे हैं। ये है कि बीच में अचानक सीटों को लेके जो एक बीच में स्टेलमेट बना हुआ था, उससे सब कुछ रुका हुआ था हम्म। थोड़े दिनों के लिए। अब फिर से चलेगा, लेकिन अब फिर देखिए, अब दिवाली आ गई, फिर छठ आएगी, और बिहार में दोनों दोनों फेस्टिवल्स इतने जोर-शोर से मनाया जाता है कि हुँ। फिर उससे चुनाव कैंपेन पे थोड़ा-सा उसका इम्पैक्ट हो सकता है। जी, हमारे व्यूअर्स के सारे तो प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अगले थैंक यू। सप्ताह भी हमें राजनीति से जुड़े प्रश्न ज़रूर भेजें। आप सभी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।